पंजाब पल्स के मन से सभी दर्शकों को राजेंद्र बंसल की तरफ से नमस्कार। सभी दर्शकों का अभिवादन करता हूं। मित्रों, आज हम बात करेंगे पंजाब में अलगाववाद की समस्या, कारण और समाधान। इस विषय पर मेरे साथ बात करने के लिए हैं माननीय डॉक्टर बलदेव चावला जी। तो सबसे पहले मैं इनका परिचय देना अपना धर्म समझता हूं। आप IENT स्पेशलिस्ट हैं। 1997 में अमृतसर उत्तरी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर MLA बने। आप पंजाब विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रहे। उसके बाद पंजाब सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे और बादल सरकार के दूसरे कार्यकाल में आप पंजाब वाटर सप्लाई सीवरेज बोर्ड के चेयरमैन रहे। मित्रों, इनकी एक खासियत और, जब पंजाब जल रहा था, कोई रास्ता दिखाई नहीं देता था, कहीं लोग आतंकियों की गोलियों से मारे जा रहे थे, कहीं आतंकियों द्वारा फेंके गए बम्बों से मारे जा रहे थे, बसों से उतार कर मारे जा रहे थे, ट्रेनों में मारे जा रहे थे, बाजारों में मारे जा रहे थे, और दूसरी तरफ ही पंजाब का ही नौजवान, भटका हुआ नौजवान पुलिस की गोलियों से मारा जा रहा था। कोई रास्ता दिखाई नहीं देता था। तो उस समय समाज को जगाने के लिए, जन जागरण के लिए किसी अभियान की जरूरत थी। तो उस समय कोई भी आगे आने के लिए तैयार नहीं था। उस समय डॉक्टर बलदेव चावला जी राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के मंच पर आए, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का गठन किया और पंजाब के कोने कोने में जन जागरण करते हुए घूमे। और उन दिनों का मेरे को इनका वो वाकई याद है, जब मैं इनको सुनता था तो ये एक ही बात कहा करते थे, जब से सुना है मरने का नाम जिंदगी है, सर पे कफन बांध के कातिल को ढूंढते हैं। मित्रों, ऐसे ही महान पुरुषों का, महान शख्सियतों का जलवा था कि पंजाब हिंदू सिख एकता को बनाए हुए उग्रवाद की उस आग से निकल आया। तो आज सीधे सीधे इनसे बात करने पे आता हूं और मैं डॉक्टर बलदेव चावला जी का अभिवादन करते हुए उन्हें नमस्कार करता हूं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जब पंजाब में जो आतंकवाद की समस्या थी उसमें आपने बहुत कम किया, उस अलगाववाद की समस्या की जड़ें कितनी गहरी थी, कहां थी, और आपके नेतृत्व में राष्ट्रीय सुरक्षा समिति जो बनी उसके उद्देश्य क्या थे, उग्रवाद पीड़ितों की सहायता के लिए क्या क्या कार्य किए, समाज को जगाने के लिए आपने क्या क्या कार्य किए? तो आपसे निवेदन है, इस पर प्रकाश डालिए। धन्यवाद बंसल साहब। हम बहुत बहुत पीछे की बात आतंकवाद की कही है, जब कोई भी व्यक्ति आतंकवाद के लड़ने के लिए तैयार नहीं था। तो सबसे पहले बात तो ये है कि आतंकवाद सन 1981 से पहले ही शुरू हो गया था, पर लोग सन 1981 को आतंकवाद का मान करके चलते हैं, क्योंकि पंजाब के लाला जगत नारायण जी को उस समय गोली का निशाना बनाया गया था। तब से लोगों ने माना कि आतंकवाद 1981 से शुरू हो गया। ये समय वो था जब निर्दोष लोगों की हत्या हो रही। ये समय वो था जिस समय उग्रवादी लोगों को बसों से निकाल करके, गाड़ियों से निकाल करके एक लाइन में खड़ा करके उनको गोली का निशाना बना रहे। ये समय वो था जिसमें भीड़ बड़े बाजारों में अंधाधुंध फायरिंग करके लोगों को निशाना बनाया जा रहा। ये समय वो था जब अपने धर्म स्थानों के ऊपर बमों के साथ हमला किया जा रहा। ये समय वो था कि जिस समय अपने VIP के ऊपर रॉकेटों के साथ हमला किया जा रहा। ये समय वो था जब उग्रवादी छोटा सा पोस्टर किसी गांव के अंदर लगा देते थे, आसपास के सभी लोगों को उसके मुताबिक काम करना पड़ता था। ये समय वो था जब किसान अपनी मर्जी से बिजाई नहीं कर सकता था, विद्यार्थी अपनी मर्जी से यूनिफॉर्म नहीं पहन सकते, बहनें बाजार के अंदर घूमने के लिए उनको अपनी यूनिफॉर्म में नहीं जाना होता था, उनको भी उनके आदेश का पालन करना होता। मैं किस किस बात का जिक्र करूं? अगर उस सारी बात का जिक्र करूं तो बहुत समय लग जाएगा।
पर आखिर में मैं ये बात जरूर आपको बताना चाहूंगा, उस भीषण समय के अंदर जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए चैलेंज किया गया, तब माननीय ठाकुर राम सिंह जी जो हमारे प्रचारक थे, क्षेत्रीय प्रचारक थे, वो अमृतसर के अंदर आए। उस समय अमृतसर का महानगर का काम देख रहा था, तो मेरे पास आए, कहने लगे कि डॉक्टर चावला, जाओ जाकर के किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करो जो आतंकवाद का मुकाबला कर सके, उनका उसी भाषा में जवाब दे सके। जब मैं सारे अमृतसर के अंदर घूमा, लोगों को मिला जिस काम के लिए हम ठीक समझते थे, तो आप विश्वास करें न करें, कोई भी आदमी ये कहने के लिए तैयार नहीं था कि हम गोली नहीं खाना चाहते। तो जो भी आतंकवाद के खिलाफ बोलता था उसको गोली का निशाना बना दिया जाता था। जब रात को 10 बजे मैं डॉक्टर कुलदीप चंद जी जो हमारे महानगर संचालक थे, उनके घर पर पहुंचा, जहां ठाकुर राम सिंह जी का भी खाना था, भोजन वहीं था। तो मैंने ठाकुर जी से कहा, ठाकुर जी, इस आतंकवाद में तो कोई गोली खाने के लिए तैयार नहीं है। मालूम है उन्होंने क्या कहा? जब कोई गोली खाने के लिए तैयार नहीं है, तुम गोली खाने के लिए तैयार हो जाओ, कल से आतंकवाद का मुकाबला करना शुरू कर। आप सोचिए, एक डॉक्टर है, पोस्ट ग्रेजुएट है, नर्सिंग होम चला रहे हैं, रोरिंग प्रैक्टिस की चल रही हो, और उसको कहा जाए कि तुम आतंकवाद का मुकाबला करो। क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक के अधिकारी का कहना जो होता है, आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य होता है। उसी समय मैंने डॉक्टर कुलदीप चंद जी से कहा, डॉक्टर साहब क्या विचार है, ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? उनका जो ठाकुर जी इनका उसका पालन हमको करना होगा। इसके बाद तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। अगले दिन जब मैं सुबह उठा, उठ करके स्नान इत्यादि किया, और मैंने सोचा कि ठाकुर जी ने कहा है तो अब तो इस काम शुरू करना चाहिए। तो मैंने बयान दे दिया, आतंकवाद के खिलाफ बयान दे दिया। और शाम को मेरे को फोन आ गई, ये बयान आपका है? मैंने कहा मेरा ही बयान है। 3-4 दिनों के बाद 3 उग्रवादी मुझे मारने के लिए भी आ गए। और उनमें से एक कटरा मोतीराम चौक के अंदर जो एक मोटरसाइकिल, क्योंकि आमतौर से ये हुआ करता था आतंकवाद के समय 3 लोग ही आया करते थे। एक आदमी तो मोटरसाइकिल चलाए रखता था, दूसरा उसके पीछे रिवॉल्वर लेकर के बैठा रखता था उसकी सुरक्षा के लिए, और एक व्यक्ति जो है जिसके बारे में वो सोचते थे, क्योंकि आपको शायद पता होगा, उस समय भी आप मेरे ख्याल में आतंकवाद के अंदर ये देख रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर एक उन्होंने कड़ा रखा होता, उस घड़े के अंदर पर्चियां डालते तो उसमें जिसकी पर्ची निकलती थी उसको मारने के लिए आ जाते, ये उनका काम हुआ करता था। तो मैंने तो अभी शुरू ही किया था, तो वो कहते कि आज तुम्हारा ड्यूटी लगी, आज डॉक्टर चावला को मार करके जाना है। जो तीसरा आतंकवादी था वो मेरे गनमैन के पास आया, उससे बाई चांस 2 गनमैन मुझको मिले थे। वो गनमैन भी सरदार था, और उसको कहने लगा कि मैंने तो आज डॉक्टर चावला को मार करके जाना है, तुम्हारी सहायता कर। मालूम है, नामालूम कैसे उस परमात्मा की क्या बख्शिश थी, उस सिख जो हमारा गनमैन था उसने डट करके कहा तुम डॉक्टर चावला को नहीं मार सकोगे, अगर तुम मारोगे तो तुम भी बच कर नहीं जा सकते। उसमें बहुत रश चल रहा था, 50-60 पेशेंट मेरे दाएं बाएं बैठे हुए थे, रश बहुत था। जब लोगों को पता चला कि उग्रवादी आया हुआ है तो लोगों ने ऊपर से ईंटें फेंकनी शुरू कर दी। तब वो ये उग्रवादी हवा में फायर करते हुए वहीं पर जाकर के अपने मोटरसाइकिल पर बैठ गए, और तीनों वहां से हवाई फायर करते फरार हो। इस प्रकार का वातावरण उस समय चल रहा था। कोई भी बोलता था उसको अगले दिन गोली का निशाना बना दिया जाता था। तो हम लोगों ने ठाकुर राम सिंह जी ने कहा कि हमारी समिति का गठन होना चाहिए, तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का हम लोगों ने गठन किया, जिसका मेन उद्देश्य यही था कि आपसी भाईचारा हर कीमत पर बना रहना चाहिए, हिंदू सिख यूनिटी हर कीमत पर बनी रहनी चाहिए, देश की एकता अखंडता आपस में बनी जानी चाहिए, समाज का मनोबल खड़ा रखना चाहिए, हर कीमत से पीड़ित परिवारों की सहायता करनी चाहिए। जहां तक हिंदू सिख यूनिटी की बात थी, क्योंकि उन्होंने आतंकवादियों ने ये कह रखा था कि जितने भी सिख हैं जो दूसरे प्रांतों के अंदर रहते वो माइग्रेट होकर के पंजाब के अंदर आए, और पंजाब को हिंदियों को बोल बोल कर लाउड स्पीकरों के ऊपर गुरुद्वारों में कहा जाता है अब खालिस्तान बन चुका है,
और तुम यहाँ से इस काम पंजाब को छोड़ करके बाहर चले जाओ। जब मेरे पास लोग आते थे तो मैं उनको एक ही बात कहता था, कभी किसी कीमत पर हिंदू को पंजाब छोड़ करके नहीं जाना है। और जी। दूसरा हम जो कहा करते थे, किसी कीमत पर बाहर के सिखों को पंजाब के अंदर नहीं आना है, ये हमारा फैसला था और यही बहुत बढ़िया। हमने कहा करते थे। सबसे बड़ी बात ये थी, भाषण देते हुए मैं यही कहा करता था, अगर आतंकवाद की कब्र खोदनी है तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति हम लोगों को पंजाब के अंदर उग्रवादियों को कब्र खोदनी है और जी। हमने कब्र खोदी भी थी, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। और मैं जब तक है जिस बात के बारे में मैं बात करना चाहता हूं, जब पंजाब के अंदर आतंकवाद जोरों के ऊपर चल पड़ा, लोगों को बसों से निकाल करके मारा जाने लगा था, जैसे मैंने जिक्र किया, जी। तो हम लोग ना राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी के पास पहुंचे। मैं अपना डेपुटेशन लेकर के जब ज्ञानी जैल सिंह जो हमारे देश के माननीय राष्ट्रपति थे उनके पास जाकर के पहुंचा और उनसे कहा कि पंजाब के अंदर आतंकवाद जोरों पर चल रहा है, इसकी भी कुछ न कुछ प्रबंध करना चाहिए। राष्ट्रपति जी ने कहा, मैं स्वयं पंजाब के अंदर आऊंगा, आप चिंता मत करें, आप जाइए, मैं इसका प्रबंध जरूर करता हूँ। पर जब दोबारा हम उनसे पूछा कि आप आए नहीं, कहते मुझे सिक्योरिटी ने इजाजत नहीं दी है। यहाँ पर बंसल मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि कांग्रेस ने आतंकवाद को पैदा किया था, इसलिए जी। कांग्रेस के लोग इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। सबसे बड़ी बात ये है। और जिस समय हम राजीव गांधी जी को मिले और 101 बलिदानी जत्थे के साथ गए थे, मैं थे, जयकिशन शर्मा जी थे, बाकी हमारे सारे कार्यकर्ता उसके साथ थे, तो मैं वो 101 का उनको राजीव गांधी जी को कहा कि पंजाब के अंदर आतंकवाद बहुत जोरों से चल रहा है, इसका न कुछ हमको प्रबंध करना चाहिए। तो मैं जाकर के अलग से राजीव गांधी जी को फील्ड के अंदर से मिला और उनसे कहा कि पंजाब के अंदर यदि आतंकवाद के अंदर ठल डालनी है तो एक बार बॉर्डर के अंदर बार्ड वायर बननी चाहिए, जीपीबल रोड बननी चाहिए। मालूम है राजीव गांधी जी ने क्या कहा? राजीव गांधी जी ने कहा, डॉक्टर साहब इतना बड़ा बॉर्डर, ये बार्ड वायर कैसे बन सकती है, जीपीबल रोड कैसे बन सकती है, तो बहुत मुश्किल है। पर मैं जब कभी भी जाता था अपने अधिकारियों, संघ के अधिकारियों के साथ बातचीत करके वीआईपी को मिलने के लिए जाता था। और पंजाब केसरी भी हमारे जो विजय चोपड़ा जी है उनसे भी सलाह मशवरा करता, ये सलाह उन्हीं की थी। कहने लगे थे कि आप जाकर के राजीव गांधी जी को मिलने जाके उनको बार बार कहिए, जीपीबल रोड कहिए, पर उस समय तो उन्होंने माने नहीं। जब जाकर के मैं दिल्ली के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने शुरू कर दी, जगह जगह पर अखबारों के अंदर छपना शुरू हुआ, तब बाउड वार बनी, जीपीबल रोड बनी। ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बहुत खूब जी। क्योंकि उस समय पंजाब के अंदर ठंड पड़ी। जी। उसके बाद जो हम जाकर के ना दूसरी बार जब गए तो राजीव गांधी से मेरा मिलना हुआ। मैं राजीव गांधी के मैसेंजर में मेरे पास आते रहते, बातचीत चलती रहती थी, आतंकवाद के बारे में डिस्कस होता रहता था। बहुत सारी बातें यहाँ पर मेरे बताने के लायक नहीं है, क्योंकि हमारी कुछ ऐसी बातें भी राजीव गांधी के साथ होती थी जो यहाँ शाया करने योग्य नहीं है। इसके बाद मैं नरसिम्हा राव जी को मिला। नरसिम्हा राव जी को आपने जब डेपुटेशन के साथ मिला, उनसे भी यही बात कही कि पंजाब में आतंकवाद की समाप्ति होनी चाहिए और फुल कंट्रोल आपको डीजीपी साहब को देना चाहिए, गवर्नर साहब को देना चाहिए। जब तक फुल कंट्रोल आप डीजीपी को नहीं देंगे तो पंजाब में आतंकवाद समाप्त नहीं हो सकता। मुझे ये पूर्ण विश्वास था कि पंजाब की पुलिस इतनी जबरदस्त है, वो चाहे तो 2 दिन के अंदर जो है आतंकवाद को समाप्त कर सकती है। और इसके बाद जब ये सारी बातें मेरी नरसिम्हा राव के साथ हुई, उसके बाद फिर हम लोग जाकर के विश्वनाथ प्रताप सिंह जब वो प्रधानमंत्री थे, उनको जा विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को जाकर के मिले, उनसे भी यही बात कही, बड़े जोरदार शब्दों के साथ कहा गया। बहुत सारे ऐसे थे जो लीडर साहबान थे, उनको मिले। इंदर कुमार गुजराल उसमें फॉरेन मिनिस्टर थे। मैं क्या बताऊं, जब मैं उनके घर पर सुबह गया, बहुत बड़ा नाश्ता तैयार करके रखा हुआ था। हमारे डेपुटेशन के लोग हैरान हो गए, इतने बड़ा स्वागत तो किसी ने नहीं किया, इतना बड़ा स्वागत इंदर कुमार गुजराल ने किया। तो उन्होंने कहा कि मुझे पता है पंजाब के अंदर आतंकवाद चल रहा है, इसको समाप्त करने में पूरा कोशिश करूँ।
और उन्हें पूरा जोर भी लगाया, ऐसा नहीं इंद्र कुमार गुजराल ने जोर भी लगाया। और उसके बाद जब प्रधानमंत्री मिले तब भी मैं उनको मिला, उस सब बातें मेरी उनके साथ हुई थी। जो सबसे बड़ी बात है, उस समय अडवाणी जी को भी मैं मिला। और सबसे इससे बढ़कर सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो बड़े बड़े अधिकारी थे सबको जाकर के मैंने बताया अपने डेपुटेशन के साथ कि पंजाब के अंदर आतंकवाद जोरों पर चल रहा है, इसका प्रबंध हम लोगों को करना चाहिए। और हम कर रहे हैं, हम अपने बलबूते पर कर रहे हैं, परंतु सरकार को हम कुछ चेतावनी देना चाहते हैं, सरकार भी इस काम के अंदर आए। और जो फुल कमान जो है वो डीजीपी को देंगे तो डीजी चाहे तो 2 दिन के अंदर पंजाब के अंदर आतंकवाद समाप्त कर सकता है। पर उस समय क्या हुआ, हम लोग जो ना हमारा डेपुटेशन रे और रबैरो को मिला था। और रबैरो जो साहब थे जो थे, आपको पता है, वो मेरे से डिस्कस भी करते थे। यहाँ पर उनकी बातें भी करना मैं जायज नहीं समझता हूँ, क्योंकि वो भी हमारी ऐसी अपनी बातचीत थी पंजाब में आतंकवाद समाप्त करने के लिए। क्योंकि 12-13 वर्ष लगातार मैंने आतंकवाद के खिलाफ काम किया और लगभग सभी नेताओं को मिला, सभी प्रधानमंत्रियों को मिला। मेरी एक ही बात होती कि पंजाब के अंदर आतंकवाद समाप्त होना चाहिए। शायद सन 1986 के लिए पंजाब के लोगों का मनोबल खड़ा करने के लिए हमने अमृतसर के अंदर 2 लाख लोगों का सम्मेलन किया था। आप अंदाजा लगाइए, आतंकवाद का जमाना हो, 2 लाख लोग अमृतसर के अंदर गोलबाग के अंदर इकट्ठा करना को खाला जी का घर। इसी प्रकार से ठाकुर राम सिंह जी के अलावा हमारे विश्वनाथ जी थे, अशोक प्रभाकर जी थे, हमारे और भी प्रचारक वहां पर आए हुए थे, सभी लोग वहां पर थे। बड़े बड़े संघ के अधिकारी भी वहां पर आए हुए थे, वीआईपी भी आए, डॉक्टर बलदेव प्रकाश पंजाब से आए हुए थे, सभी लोग उसके अंदर आए। सबने अपना अपना भाषण दिया आतंकवाद के खिलाफ, आतंकवाद खत्म होना चाहिए। उसके पीछे एक ही लोगों की बात है, ये आतंकवाद किसी ने शुरू नहीं किया, ये कांग्रेस की देन है और कांग्रेस को ही समाप्त करना। एक समय ऐसा आ गया कि जब हमको जाकर के ये कहना पड़ा कि जब तक तुम डीजीपी को पूरे वो नहीं देते हो तब तक ये आतंकवाद समाप्त नहीं हो सकता है। तो हम लोग जाकर के रे और रबैरो को मिले तो रबैरो साहब हमको यकीन दिलाया कि हम आतंकवाद की समाप्ति कर सकते। जहां तक पंजाब के पलायनकर्ता की बात है, जिनकी सहायता की बात कहना चाहते हैं, पलायनकर्ता की सहायता, माइग्रेंट की सहायता करने की बात है, उसके बारे में ये मैं कहना चाहता हूँ कि अमृतसर के अंदर मैंने 10 कैंप लगवाए थे स्वयं, कि जो भी प्लान करता आता था उसको हर स्थान पर ठीक तरह से रखा जा सके। सबसे पहले दुर्गाना मंदिर के अंदर आए। आप सुनकर के, अगर पंजाब के लोग मेरी बात सुनकर के विश्वास करें ना करें, सिख माइग्रेंट्स जो थे उनको भी मैंने दुर्गाना मंदिर के अंदर रखा था। और जिस समय कत्लेआम चल रहा था, आप विश्वास करें न करें, पुलिस के 76% पुलिस सिख पुलिस कर्मचारी मारे गए। 70% ही जो है सिख जो थे वो उस कत्लेआम के अंदर मारे गए थे। हिंदुओं का नुकसान कम हुआ था, सिखों ने अपने लोगों को मारना शुरू कर दिया था। ये बात आज के दिन में बताना जरूरी समझता हूँ। जहां तक इन पलायनकर्ताओं की सहायता की बात है, उसके साथ साथ जहां पर बटाले के अंदर कैंप, होशियारपुर हो गया, लुधियाना हो गया, जलंधर हो गया, बाकी भी स्थानों पर, पंजाब के भिन्न भिन्न स्थानों पर जो मेरे आसपास के इलाके थे, सब स्थानों पर हम लोगों ने कैंप लगाए थे। उन कैंपों के अंदर पलायनकर्ता को ठहराना, उनके बच्चों की पढ़ाई का ध्यान रखा, उनको किताबें दिलाने के अलावा अगर किसी शादी है तो शादी करवाने का काम भी हम लोग करते रहे थे, ताकि किसी मेरी बहन भाई को किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। और जिस समय ये किसान ये चल रहा था, उस समय इन लोगों को, आप सोचते होंगे ये लोग इतना बड़ा आतंकवाद का काम कैसे कर रहे थे उस समय। उस समय भी इन लोगों को केवल इंग्लैंड, अमेरिका या दूसरे देशों से सहायता नहीं आ रही थी, बल्कि जहां जहां खालिस्तानी बैठे हुए थे इनकी हरदम सहायता आ रही थी। और अब आप जरूर एक बात मेरे से पूछना चाहेंगे, ये आंदोलनकारी जो बैठे हुए हैं, ये इनके बारे में आपका क्या विचार है? कि एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने खड़ा हुआ। अतीत के आपने सभी मेरे को विस्तार से बतलाया, अतीत का सभी विस्तार से बतलाया,
और आज भी पंजाब में थोड़ी बहुत अलगाव की आवाजें उठ रही हैं, ये मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, पूरा पंजाब जानता है, पूरा देश जानता है। और इसके पीछे कारण क्या है, और क्या इसके पीछे कोई विदेशी शक्तियों का हाथ भी है? और राजनीतिक कारण मैं तो ये है ही है, बात उसमें कोई दो राय बोलने नहीं। जा और रहा किसान था। आंदोलन में भी जो आवाजें कुछ उठ रही हैं इस तरह की, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपको वही बात, मैं उस बात पर ही आ रहा था। आतंकवाद के समय भी फॉरेन कंट्री में जहां जहां पर जो है, जो ये तो थे इंग्लैंड के, अमेरिका से, कनाडा से खालिस्तानी जो थे, जो अपने आप को चाहते थे पंजाब को डिवाइड करे, पंजाब के अंदर आतंकवाद चलता रहे, किसी तरह हमारा खालिस्तान बन जाए, वो करोड़ों रुपए की सहायता उस समय भेज रहे थे। आज भी जो आंदोलन चल रहा है, आप मान करके चलें, इन किसानों को अपनी जो जिद को समाप्त करना चाहिए, और जिद को समाप्त करके, वैसे तो यहाँ पर आंदोलन जीवी लगे हुए हैं, किसान तो बहुत कम रह गए, और किसान जो कम रह गए हैं उसका समझ के मान के चलो, यहाँ पर कौन है, थोड़े से कांग्रेस के लोग हैं, कम्युनिस्टों के लोग हैं, खालिस्तानी हैं, और जो है आंदोलन जीवी लोग जिसको कहते हैं, जिनका हलवा मंडा अब भी चल रहा है। करोड़ों रुपए की फंडिंग कनाडा से आज भी आ रही है, आपने अखबारों के अंदर भी पढ़ा होगा, मैं तो कई बार अखबारों के अंदर पढ़ करके ये देखता हूँ कि जहां पर इन लोगों को करोड़ों रुपए की फंडिंग आ रही है, वो क्यों आंदोलन समाप्त करेंगे? बैठे बिठाए उनको करोड़ों रुपए मिल रहा है। पहले भी जब पंजाब का अंदर खालिस्तान का मूवमेंट चली थी, उस समय भी करोड़ों रुपए कनाडा से आ रहे थे, अमेरिका से आ रहे थे, इंग्लैंड से आ रहे थे, जहां जहां पर खालिस्तान को बनाना चाहते। आज भी फॉरेन के अंदर जो खालिस्तानी है, वो करोड़ों रुपए की फंडिंग जो है आज भी भेज रहे हैं। मैं अंत में यही बात कहना चाहूंगा इन आंदोलनकारियों को कि आप मेहरबानी करके देखो, करोड़ों रुपया हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जाके इनके खातों के अंदर जमा कराया, कल ही जमा कराया। अरे अगर हमारी सरकार जो केंद्र सरकार गरीब की सरकार है, हमारी सरकार गांव की सरकार है, हमारी सरकार को मान के चलते हैं किसानों की सरकार है, फिर भी इनको समझ में नहीं आ रही। करोड़ों रुपए के जो है कल ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपनी फंडिंग की है, इनके खातों के अंदर जमा कराया है। मैं तो इनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करूंगा कि आप प्रधानमंत्री जी को मिलें, अपनी जिद को छोड़ें और आंदोलन को समाप्त करें। हाँ, ये पंजाब की जो समस्या के बारे में हम बात कर रहे हैं, आपकी नजर में पंजाब की इस अलगाव की समस्या पे निपटने के लिए सरकारी स्तर पर और समाज के स्तर पर क्या क्या कार्य होने चाहिए? वैसे तो मैं जो आपका अतीत में काम किए हुए आपके, तो उस समय ये कह सकता हूँ आपने एक डॉक्टर की भांति काम किया। उस समय भी मैंने आपके नेतृत्व में मैंने भी काम किया, तो उस समय भी आपने जहाँ समाज को विटामिन चाहिए थे वहां विटामिन दिए, जहाँ एंटीबायोटिक चाहिए थे वहां एंटीबायोटिक दिए, जहाँ ऑपरेशन चाहिए था ऑपरेशन जो सुरक्षा बलों से करवाया आपने। तो ये आप थोड़ा सा तो हमारी पॉलिसी ये है कि हम इस समय, हमारी पॉलिसी ये है कि केंद्र सरकार जिस बात को लेकर के चल रही है, हम केंद्र सरकार का समर्थन करते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने कहा है कि हम हर कीमत में किसानों की मदद करना चाहते हैं, किसानों के खाते के अंदर हम पैसा जमा कराए, हम उनकी मदद करके उनकी दुगनी पे करना चाहते हैं। हर प्रकार की सहायता जब करने की बात कह रहे हैं, तो फिर उसके बाद दूसरी बात रह नहीं जाती है। कितनी बार मीटिंग हुई, उनमें से कोई ना कोई खालिस्तानी उठ करके कहता है हमने तो ये जो काले कानून वापस लेने हैं, तो इस बारे में तो वो मानने के लिए तैयार नहीं है। जहां तक आपने कहा हमारा अब क्या रोल है, हमारा रोल तो यही कि हम लोगों अपने स्थान पर जो जहां जहां पर जो है लोग लगे हुए हैं, सब हिंदू सिख यूनिटी की बात कर रहे हैं, आपस में यही कहते हैं कि इनको आंदोलन समाप्त करना चाहिए, और हर कीमत पर जाकर के जो हमारे केंद्र मंत्री उनके साथ ये जाकर के बात करें और जल्दी जल्दी समाप्त होना चाहिए। हमारी तरफ से तो हम इतना ही कह करके अपनी बात को समाप्त कर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बहुत सारी पिछली बातों का भी हमें जनता तक पहुंचाने में मौका मिला। तो फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, समस्या कारण समाधान ढूंढते हुए। आज भी कोशिश की, फिर भी कोई कमी रही हो तो आप हमें लिखिए, तो हम उस पर फिर चर्चा करेंगे।
और इसी के साथ मैं डॉक्टर बलदेव चावला जी को नमस्कार करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। तब सब बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे कभी नए मुद्दे के साथ।